नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार दुबे एसके दुबे बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले टर्म पे हम लोग जीव विज्ञान अंशाल पेपर सत्र 2019 सेट 6 के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग सेट 7 के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस यानी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस को। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या पूछा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक संरचनाएं हैं। निम्नलिखित में कौन सी निम्नलिखित में कौन सी अलैंगिक संरचनाएं हैं। कौन सी अलैंगिक संरचनाएं हैं? ऑप्शन है पहला कोनिडिया, सेकंड ऑप्शन कलिका, थर्ड ऑप्शन जेम्यूल, देन लास्ट ऑप्शन सभी। है ना? निम्नलिखित में कौन सी अलैंगिक संरचनाएं हैं? तो अलैंगिक जनन जब आपको पढ़ाया गया था तो वहां पे बताया गया था कि सबसे पहले अलैंगिक जनन होता क्या है, तो उसके बारे में बताया गया। जब एक ही जनक के द्वारा किसी नए संतान की उत्पत्ति होती है वो क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन प्रक्रिया कहलाती है। तो कोनिडिया, बहुत सारे कोनिडियोफोर लगे होते हैं, तो उससे नई कोनिडिया से क्या होता है, जो ऊपर की तरफ होती है नई कोनिडिया होती है और नीचे की तरफ पुराने कोनिडिया लगे होते हैं। इन कोनिडिया के द्वारा भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन है, सही है, अलैंगिक संरचना। कलिका, तो कलिका भी आपको पता है कली के द्वारा भी पौधों की जन्म होती है, तो यहां भी कलिका भी अलैंगिक संरचना है। जेम्यूल भी। ठीक है, तो यहां पे जो ऑप्शन होगा वह सभी ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है। क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। ऑप्शन है, आपकी पहली ऑप्शन कह रही है यूक्रोमेटिन से, यूक्रोमेटिन से। सेकंड ऑप्शन हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन से। थर्ड ऑप्शन फर्स्ट तथा सेकेंड। लास्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं।
कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पे आपको पता है कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है, तो गुणसूत्र यूक्रोमेटिन में भी पाई जाती है और हेट्रोक्रोमेटिन में भी पाई जाती है। तो ये बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे ऑप्शन क्या, थर्ड ऑप्शन सही है, जिसमें पहले और दूसरे का ऑप्शन है। ठीक है, दोनों में ही गुणसूत्र का, एक में हल्का होता है, गहरा रंग लेता है, और एक में हल्का रंग लेता है। ठीक है, 10। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी का संबंध है। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी का संबंध है। ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस से CO2, सेकेंड ऑप्शन अमोनिया NH3, थर्ड ऑप्शन MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड, देन लास्ट ऑप्शन सभी। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी किससे संबंधित है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं, इस गैस के कारण यह आग नहीं लगी थी। अमोनिया गैस के कारण नहीं लग सकती। MIC और सभी, तो सभी भी नहीं सही है। यहां पे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण क्या हुई थी, लीकेज हुई थी, जिसके कारण यह कांड हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि X संलग्न जीन्स पाई जाती हैं। क्वेश्चन है X संलग्न जीन्स पाई जाती हैं। पाई जाती हैं। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन Y गुणसूत्र के विषमजात भाग में, Y गुणसूत्र के विषमजात भाग में, हो गया। देन सेकेंड ऑप्शन X गुणसूत्र के विषमजात भाग में। थर्ड ऑप्शन Y तथा X तथा Y गुणसूत्रों के समजात भाग में, गुणसूत्रों के समजात भाग में। द लास्ट ऑप्शन संयुक्त गुणसूत्रों में, संयुक्त गुणसूत्रों में। हो गया, तो यहां पे पूछ रहा है कि X संलग्न जीन्स पाए जाते हैं, यानी मतलब X गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं,
y गुणसूत्र के विषमजात भाग से, x गुणसूत्र के विषमजात भाग से, x तथा y गुणसूत्र के समजात भाग से, ठीक है, संयुक्त गुणसूत्र से। तो यहां पे जो ऑप्शन होगा y गुणसूत्र के विषमजात भाग से तो होगा नहीं, क्योंकि x और x ही होगा जो विषमजात होता है। तो यहां पे x गुणसूत्र के विषमजात भाग में ऑप्शन सेकंड सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य भ्रूण कोश का चित्र बनाइए। सामान्य भ्रूण कोश का चित्र बनाइए। हो गया। यहां पे इस चीज का आंसर मैं यहां पे दे रहा हूं। भ्रूण कोश में मादा के जायांग भाग को बनाते हैं, बीच में जो अंडाशय भाग होती है उसको, ठीक है। तो 3 इसमें ऊपर की तरफ कोशिकाएं होती हैं, 3 नीचे की तरफ कोशिकाएं होती हैं और 2 बीच में कोशिकाएं होती हैं, जो एक केंद्रक में क्या होती हैं, संयुक्त होती हैं, ठीक है। अब जो बीच में थर्ड सेल्स होती हैं नीचे, उसके बीच वाले को हम कहते हैं एग सेल, अंड कोशिका। अंड कोशिका। ऊपर वाले को कहते हैं प्रतिमुख कोशिका। प्रतिमुख कोशिका। बीच वाले को कहते हैं हम, इसको केंद्रक नाम दिया जाता है, अर्थात या करके द्विध्रुवीय केंद्रकीय कोशिका। केंद्रकीय कोशिका, ठीक है। तो ये पूरी भ्रूणकोश की क्या है, संरचना है। सामान्य भ्रूणकोश की संरचना ये है, भ्रूण कोश। हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए के निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है। क्वेश्चन है डीएनए के निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है। हो गया। तो यहां पे आंसर है, कह रहा है कि डीएनए से डीएनए के निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है। हो गया। तो कई बार आपको पीछे भी यह चीज ऑप्शनल में मैं रिपीट कर चुका हूं कि लाइगेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। तो यहां पे ऑप्शन में हम क्या आंसर में क्या लिख सकते हैं, रेड वाले से हम आंसर लिख रहे हैं, लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम प्लाज्मिड से प्लाज्मिड
प्लाज्मिड से जोड़ता है, यानी जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। इसको भी मैं पीछे बता चुका हूं, फिर भी आज मनुष्य के शुक्राणु का चित्र बनाइए। मनुष्य के शुक्राणु का चित्र बनाइए। तो यहां पे आपको पता है तीन भाग होते हैं शुक्राणु के। जिसको सिर भाग कहते हैं, यहां से यहां तक के भाग को सिर भाग, सिर भाग, बीच वाले को मध्य भाग और लास्ट वाले को पुच्छ भाग कहते हैं। पुच्छ भाग, इसको हम केंद्रक के नाम से जानते हैं। ऊपर वाले को एक्रोसोम, एक्रोसोम केंद्रक। ओके, अब ये एक्रोसोम क्या करता है, तो जोना पेलोसिडा को, यानी जो भी इस एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ श्रावण करता है जो अम्लीयता को घटाने का कार्य करता है। ठीक है, अम्लीय पदार्थ का श्रावण करता है जो, क्षारीय पदार्थ का श्रावण करता है जो अम्लीयता को नष्ट करने का कार्य करता है। तब बीच में एक गोल संरचना होती है जो केंद्रक होती है। इन केंद्रकों में आनुवंशिक पदार्थ होती है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों को ले जाने का कार्य करती हैं, तथा बीच में ये माइटोकांड्रिया होती है। बीच में क्या होती है, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया। ठीक है, ये माइटोकांड्रिया क्या करती है, तो ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती हैं। तत्पश्चात लास्ट भाग जो होता है, पुच्छ भाग जो होता है, वह तैरने में सहायक होता है, यानी शुक्राणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करता है। तो यह शुक्राणु की संरचना हो गई नामांकित। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि एक पेड़ के जीव संख्या का पिरामिड किस आकार का होता है। क्वेश्चन है, एक पेड़ के जीव संख्या का पिरामिड, के जीव संख्या का पिरामिड किस आकार का होता है, किस आकार का होता है। तो मैं बता दूं कि एक पेड़ के जीव संख्या का जो पिरामिड होता है वह किस प्रकार का होता है, तो सीधा होता है, क्योंकि उत्पादक के बाद से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, स्टॉक कंज्यूमर्स, तो इस प्रकार से सीधा यहां पे पिरामिड बनता हुआ नजर आता है। तो यहां पे जो होगा सीधी पिरामिड होगी, यानी सीधा पिरामिड बनेगा। तो एक शब्द में आप, चूंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए, है ना, सीधा पिरामिड बनता है। उसके बाद लास्ट 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों का चित्र बनाइए। टर्नर सिंड्रोम, क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम का, टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों का चित्र बनाइए। अब चूंकि यहां पे जगह कम है, बट यहां पे अगर 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं, मनुष्य में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो लास्ट में चल के X0 गुणसूत्र हो जाता है, अर्थात टर्नर सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 45 होती है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 45 होती है, और ये गुणसूत्रों की जो आकृति होगी वह एक गुणसूत्र ऐसे हम क्या कर लेंगे, बना लेते हैं, है ना। तो ये गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है, बट यहां पे एक ही क्या करती हैं, शो करती हैं, और एक शून्य हो जाती है। तो यहां पे ये गुणसूत्रों की संख्या ऐसे हो जाती है। ठीक है, अगर देखें तो ऐसे 22 जोड़ी होती है, सेम आकृति की 22 जोड़ी, और लास्ट में चल के एक कम हो जाता है। तो इस प्रकार के गुणसूत्र टर्नर। तो यहां पे ये ऐसे 22 जोड़ी होती है, बस लास्ट में जाके एक क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। ये टर्नर सिंड्रोम होती है। ठीक है, ये मैं ऐसे ही यहां पे दर्शा दिया, बस ऐसे ही, है ना, क्योंकि लास्ट में एक कम हो जाती है। यहां से ऐसे 22 जोड़ी होती है, लगभग 22 जोड़ी होती है ना। 23वीं जोड़ी में जाके ये एक संख्या कम हो जाती है, यानी यहां पे कह सकते हैं 2n-1 जो गुणसूत्र है, 2n सूत्र होता है 2n-1, अर्थात जो गुणसूत्रों की संख्या 2-2 की जोड़ी होती है उसमें से एक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए के किन्हीं 2 न्यूक्लियोटाइड्स का चित्र बनाइए। क्वेश्चन है, डीएनए के किन्हीं 2 न्यूक्लियोटाइड्स का चित्र बनाइए। तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है। आपको पता है कि डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्लों से मिलकर बनी होती है, जो एक प्रकार की पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। अब इसमें कौन कौन से तो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, 4 एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाई जाती हैं। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना मैं बना रहा हूं।
पहला जो न्यूक्लियोटाइड्स होगा ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, मैं छोटा करके ही बताऊंगा, ठीक है। इससे जुड़ा फास्फोरस अर्थात PO4 है ना, H3PO4 OH OH ये ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट होता है, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। इसी तरीके का एक और होता है बट यहां पे एमीन ग्रुप जुड़ जाती है, NH2 ग्रुप जुड़ जाती है, और इससे जुड़ा फॉस्फेट बॉन्ड। है ना, तो इसका नाम हो जाता है एडेनिन मोनोफॉस्फेट, एडेनिन मोनोफॉस्फेट। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, किसके, डीएनए के दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कौन कौन, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट और एडेनिन मोनोफॉस्फेट। तो ये डीएनए के दो न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ठीक है। अब इस तरीके से आप इसकी पूरी की पूरी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 नंबर और 2 नंबर के जो पूछे गए क्वेश्चंस थे सेट 7 में 2019 में, ठीक है, उसको हमने बता दिया, यानी 7 सेट आपको 2019 के कराए गए हैं। तो इस तरह से आज 2019 का जो पेपर हुआ वह समाप्त होता हुआ। अब मैं 2018 में पूछे